हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिक्स क्लासेस। माई सेल्फ प्रभाकर और हम लोग देख रहे थे कॉजेज ऑफ डिजीज़। कॉजेज ऑफ डिजीज़ में अभी तक ने हम लोगों ने डिस्कस किया कि पैथोजेंस क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया, वायरस के बारे में डिस्कस किया, उसके जेनेटिक कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया, उसके करेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द वायरल डिजीजेस सच एज एड्स, रेबीज़, दियर साइन एंड सिम्टम्स, मोड ऑफ इन्फेक्शन, इन सभी के बारे में डिस्कस कर लिया। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय वर्म्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिजीज कॉज्ड बाय पैरासाइट्स। तो हम लोग यहाँ पर पैरासाइट्स की बात क्यों कर रहे हैं? पैरासाइट इसलिए कि ये हम लोग के बॉडी में इंटर करने के बाद ये डिजीज क्रिएट करते हैं। तो जहाँ तक पैरासाइट की बात करते हैं तो पैरासाइट इज ऑल्सो टू टाइप्स, दैट इज एक्सटर्नल पैरासाइट एंड सेकेंड इज इंटरनल पैरासाइट्स। अगर कोई पूछ दे कि इन वायरस में, इन पैरासाइट्स में विच वन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, कौन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मोर कॉम्प्लिकेटेड इज इंटरनल पैरासाइट। क्यों इंटरनल पैरासाइट्स मोर कॉम्प्लिकेटेड है भाई? क्योंकि इंटरनल पैरासाइट के पास डाइजेस्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमारे इंटेस्टाइन में रिसाइड्स करते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं। तो उनको डाइजेशन के लिए क्या आवश्यकता है? वहाँ तो फूड ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड रहते हैं, तो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसीलिए इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, ये वर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वर्म्स इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स एज इन द एनिमल कैटेगरीज, दैट इज कॉल्ड द प्लेटीहेलमिन्थेस एंड एस्केलमिन्थेस। तो प्लेटीहेलमिन्थेस को हम लोग फ्लैट वर्म भी बोलते हैं, उसको टेप वर्म भी कॉमनली उसका एग्जांपल है, तो इसलिए हम लोग टेप वर्म देखेंगे। और एस्केलमिन्थेस में हम लोग देखेंगे राउंड वर्म, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्कैरिस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थेस। डिजीज कॉज्ड बाय टेप वर्म इज नॉन एज टैनियासिस। ठीक है, इसको टेप वर्म से होता है, जिसको हम लोग टैनियासिस बोलते हैं। ठीक, तो वही बात लिखा है कि द डिजीज टैनियासिस इज कॉज्ड बाय टेप वर्म, और टेप वर्म को हम लोग जूलॉजिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम में बोलते हैं टैनिया सोलियम। और टैनिया सोलियम को हम लोग और या टेप वर्म को और क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द पोर्क टेप वर्म। क्यों पोर्क टेप वर्म बोलते हैं? क्योंकि ये पोर्क में पाया जाता है। पोर्क मतलब पिग फ्लेश में पाया जाता है, पिग के मसल्स में ये एम्बेडेड रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग पोर्क टेप वर्म भी बोलते हैं। अब बात करिए कि ये पोर्क टेप वर्म है, तो हम लोग के इंटेस्टाइन में कैसे जाता है? तो मतलब ह्यूमंस पर भी ये डिपेंड करता है और पोर्क पर भी, पिग पर भी डिपेंड करता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म, वैसे पैरासाइट्स जो दो होस्ट में रहते हैं, दो होस्ट बॉडी में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, वैसे को हम लोग बोलते हैं डाई जेनेटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, डाई जेनेटिक लाइफ साइकिल, डाई मतलब दो, तो अपना लाइफ साइकिल, अपने आप को पूरे लाइफ कंप्लीट करने के लिए, अपने साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये दो होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग डाई जेनेटिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्या बात कर रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोर्क टेप वर्म विच लिव्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ये हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन में रह सकता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक्टोपैरासाइट या इंडोपैरासाइट? दिस इज इंडोपैरासाइट। ठीक है, इट इज फ्लैट वर्म दैट हैज स्कॉलेक्स विथ हुक्स। अब ये स्कॉलेक्स क्या है एंड हुक्स एंड सकर्स क्या है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो ये हुक्स और स्कॉलेक्स, स्कॉलेक्स कॉमनली जो हेड आगे आगे जो हेड पोर्शन होता है दैट हैव द स्वेलन पार्ट्स, और उसमें माउथ भी एम्बेडेड रहता है, उसको हम लोग स्कॉलेक्स बोलते हैं। तो अगर इसकी डायग्राम देखें तो ये इस तरीके से ये फ्लैट बॉर्म है, और इसका आगे का पोर्शन इस तरीके से स्वेलन है। ठीक है, इसके आगे का पोर्शन इस तरीके से, साइड्स में ये इस तरीके से और इस तरीके से बने हुए रहते हैं। तो ये
पूरा का पूरा पोर्शन हो गया स्कॉलेक्स, और ये जो पोर्शन हो गया माउथ के जैसा, ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड दी, इसको बोलते हैं सकर्स, इसको बोलते हैं सकर्स। और इसके ऊपर टीथ के समान इस तरीके से कांटा निकले हुए रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं हुक्स बोलते हैं। और ये क्या हो गया, ये हो गया सकर। सकर किस लिए, टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। और हुक्स किस लिए, फॉर द अटैचमेंट टू द इंटेस्टाइन ऑफ आवर बॉडी। हमारे इंटेस्टाइन, जैसे ये इंटेस्टाइन है, तो अगर सिंपली ये आकर इस तरीके से इनसाइड करके रहेगा तो फूड के प्रेशर के कारण तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, तब फिर ये रह नहीं पाएगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो सर्वाइवल के लिए क्या करता है कि ये अपना पूरा बॉडी जो है, आगे का जो हुक्स क्रिएट रहते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकले हुए रहते हैं कांटे की तरह, वो इंटेस्टाइन में अंदर इम्बेड कर देते हैं, उसको फिक्स कर लेते हैं। अब फिक्स कर लिए तो अब ये नहीं हिल पाएगा, हिल पाएगा तो क्या होगा कि फूड के प्रेशर से ये बाहर इजेक्ट नहीं होगा, और जो डाइजेस्टेड फूड वहाँ से क्रॉस करेंगे उसको वो आराम से इंजेस्ट करता हुआ रहेगा, वो अपना सर्वाइवल करता हुआ रहेगा। ये नॉर्मली जो टेप वर्म होता है, हम लोग के इंटेस्टाइन में एक ही टेप वर्म पाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्यों एक, और हम लोग नंबर्स की बात यहाँ क्यों कर रहे हैं, तो स्कैरिस जो होता है वो मोर देन 50 to 100 पाए जाते हैं, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो टेप वर्म होता है वो हम लोग के इंटेस्टाइन में एक ही टेप वर्म प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो अब ये जो लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट करता है, दो होस्ट में कंप्लीट करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोले, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल बोले। तो एट सम स्टेजेस, एट द टाइम ऑफ वन स्टेजेस लाइफ साइकिल, cyst or bladder worm stages get lodged into another organs, and that disease is called as cysticercosis। क्या बोले कि ये जो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहा होता है तो कभी कभार ये सिस्ट बॉडी बना लेता है। सिस्ट बॉडी मतलब कि अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग कर लेता है, दैट कैन टॉलरेट द एबनॉर्मल सिचुएशन। एबनॉर्मल सिचुएशन को टॉलरेट करने के लिए अपने ऊपर एक हार्ड कवरिंग कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट। तो अगर वो सिस्ट कहीं और दूसरे ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाता है, तब वो डिजीज जो क्रिएट करता है उसको बोलते हैं सिस्टिसर्कोसिस। और नॉर्मली ये अगर ब्रेन में चला गया तो आपको पागलपन भी कर सकता है, एपिलिप्सी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। वो धीरे धीरे अगर विजुअल कॉर्टेक्स में, ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में अगर सेटल डाउन हो जाता है तो आपको अंधा भी क्रिएट कर सकता है, ब्लाइंडनेस क्रिएट कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये कैसे इन्फेक्ट करता है, इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन तो क्या बोल रहे हैं कि अगर पोर्क अगर खाए, मतलब कि पिग के फ्लेश को अगर खाते हैं, तो पिग के फ्लेश में मसल्स में क्या प्रेजेंट है, टैनिया सोलियम, दैट इज टेप वर्म, तो वो हमारे बॉडी में आ जाएगा। और अगर टेप वो जो पोर्क है उसको अगर प्रॉपरली कुक नहीं किया जाए तो वो सर्वाइव करता हुआ रहेगा, तो हमारे बॉडी में जाएगा और हमारे इंटेस्टाइन में रिसाइड्स करना शुरू कर जाएगा, रहना शुरू कर जाएगा। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या बोल रहे हैं कि मैन बिकम्स इन्फेक्टेड बाय ईटिंग इम्प्रॉपरली कुक्ड पोर्क, ठीक। मैन इज द प्राइमरी होस्ट। क्या हम लोग दो होस्ट की बात किए थे ना, कि एक मैन होता है और एक पिग होता है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल। तो मैन प्राइमरी होस्ट होता है और पिग जो हुआ सेकेंडरी होस्ट कहलाया। तो अब जब हम लोग को बॉडी में इंटर करने के बाद कहाँ रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है। तो द एडल्ट उसका जो फॉर्म है टेप वर्म का, वो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है। और अगर जो लार्वल की बात करते हैं, लार्वल स्टेज की बात करते हैं, तो वो पिग के मसल्स में प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी होस्ट, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नॉनवेज खाने वाले ही इन्फेक्ट हो सकते हैं, इसका मतलब ये भी है कि अगर ये लार्वल फॉर्म, मान लिया कि ये खेतों में पड़ा हुआ है, मिट्टी में आ गया, सिस्ट बन गया है, तो वो सॉइल्स के साथ मिक्सअप हो जाएगा, तो वहाँ पर जो वेजिटेबल्स ग्रो करेंगे उसके लीफ पर ये अटैच्ड हो जाएंगे, तो जो वेजिटेरियंस है वो भी इफेक्ट हो सकते हैं। तो वेजिटेरियंस ऑल्सो गेट it by eating unwashed raw vegetables as the eggs are present in soil, ठीक है। जनरली टेप वर्म
needs a second host, that is pig, to complete रेस्ट ऑफ द स्टेजेस. बट समटाइम्स अब क्या हुआ कि अब इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, एग को कंप्लीट करने के लिए पिग चाहिए. तो मान ले कि अगर पिग नहीं गया और वही एग फिर से लीफी वेजिटेबल्स के थ्रू या किसी थ्रू फिर से ह्यूमन के पास आ जाएगा, तब क्या करेगा? सिस्टिसर्कोसिस डिजीज क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो सिस्ट है, अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट करने के लिए बना है. तो वही बात लिखा है कि बट समटाइम दिस एग्स और लार्वा में ऑल्सो डेवलप्स इन मैन कॉजिंग सिस्टिसर्कोसिस. अब इसका सिम्टम्स क्या है? तो सिम्टम्स हमारे इंटेस्टाइन में रिसाइड्स कर रहा है, तो एब्डोमिनल पेन होगा, वॉमिटिंग होगा, डिस्कम्फर्ट होगा. अब एब्डोमिनल पेन होगा, ये हमारे इंटेस्टाइन में बैठा हुआ रहेगा, तो जिसके कारण भूख भी कम लगेगी, तो लॉस ऑफ एपिटाइट होगा. दैट इज कॉल्ड द एनोरेक्सिया एंड कोरियोनिक इंडाइजेशन. जिसके भूख अगर कम रहेगा, कम खाना खाइएगा, तो वीकनेस होना शुरू हो जाएगा. ठीक. Tapeworm may remains undetected for numbers of years as the symptoms are vague and not specific. क्या बात बोल रहा है कि ये जो टेप वर्म होता है, टेप वर्म, ये हम लोग इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अगर मान ली कि नॉर्मल वोमिटिंग हुआ या एब्डोमिनल पेन हुआ, तो हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते हैं, वहाँ हम लोग नॉर्मल प्रिकॉशन लेते हैं, ठीक हो जाता है. तो जिसके कारण ये इसको ढूंढ पाना या इसका जो सिम्टम्स है वो स्पेसिफिक नहीं हो पाना, तो ये इसके लिए अनडिटेक्टेड, काफ़ी समय तक अनडिटेक्टेड रह जाता है. और इसका क्योर क्या है, इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले जो वेजिटेबल्स ला रहे हैं उसको प्रॉपरली वॉश आउट करिए, प्रॉपरली कुक करिए. अगर पोर्क ला रहे हैं तो पोर्क को प्रॉपरली कुक किया जाए, कि ताकि उसका जितना भी लार्वल स्टेजेस है या एग्स है वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो सके. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्योर्स एंड प्रिवेंटिव मेजर्स. सबसे पहले क्या है? ईट properly cooked pork, maintain hygienic and good sanitation so that sewage does not pass into the soil, washing and cooking of vegetables properly before eating. ठीक है. तो यहाँ पर ये क्या बात बोला है कि हाइजीन मेंटेन करिए, गुड सैनिटेशन मेंटेन करिए. क्यों भाई? क्योंकि जब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये मैच्योर फॉर्म में हम लोग के इंटेस्टाइन में होता है, और हम लोग अगर स्टूल डिस्चार्ज किए, बाहर डिस्चार्ज किए, तो वो क्या होगा? सॉइल के साथ मिक्सअप होगा. सॉइल के साथ मिक्सअप होगा तब उसको पिग वगैरह उसको अगर इंटेक करते हैं तो पिग में चला जाएगा, सेकेंडरी होस्ट में चला जाएगा, वहाँ पर लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया. और अगर लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं भी हो पाया, तब क्या हुआ कि वो जो सिस्ट फॉर्म में एग डिपॉजिटेड है सॉइल्स में, फिर से वो हमारे वेजिटेबल्स के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर में आएगा और वो सिस्टिसर्कोसिस डिजीज क्रिएट करेगा. दैट कैन बी मोर फैटल. ठीक है. तो इस तरीके से कि हम लोग का जो स्टूल डिस्चार्ज करते हैं वो प्रॉपर उसका सैनिटेशन होना चाहिए, प्रॉपर एक चैम्बर होना चाहिए, कि ताकि वो जो स्टूल्स है वो बाहर फील्ड में डिस्चार्ज ना हो पाए, वही एक ही जगह कंसंट्रेट होकर रह जाए. तो इस तरीके से हम लोग उसको क्योर बच सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स उठा सकते हैं. ठीक है. तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. दैट इज अनदर वर्म दैट इज कॉल्ड द राउंड वर्म. और राउंड वर्म को हम लोग जो डिजीज क्रिएट करता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्करियासिस. ठीक है. और इस राउंड वर्म को, जैसे हम लोग बोले टेप वर्म को फ्लैट वर्म भी बोले, प्लेटी हेलमिंथिस बोले, तो ठीक उसी तरीके से एनिमल किंगडम को फर्दर क्लासेस में जब डिवाइड करते हैं तो उसमें आता है एस्के हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस, फ्लैट वर्म दैट इज टेप वर्म, उसके बाद एस्के हेलमिंथिस दैट इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म. और इस राउंड वर्म से जो डिजीज क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एस्करियासिस. ठीक. ठीक है. अब इस एस्करियासिस का यानी जो डिजीज क्रिएट कर रहा है दैट इज कॉज्ड बाय राउंड वर्म. तो राउंड वर्म को हम लोग बायोलॉजिकल में क्या बोलते हैं? एस्करियासिस, एस्करिस लुम्ब्रिकॉइड्स. और ये भी हमारे इंटेस्टाइन में रिसाइड्स करता है. पर वहाँ हम लोग टेप वर्म में क्या बोले थे कि 1 इन नंबर प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसकी जो रेंज है लगभग 50 to 5000 प्रेजेंट्स इन ए सिंगल होस्ट हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट रहता है. टेप वर्म की बात क्या कहते थे? दैट कंप्लीट्स देयर लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट बॉडी, दैट इज मैन एज वेल एज इन पिग.
तो वो डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल हो गया। लेकिन यहाँ पर जो राउंड वर्म है, दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन ओनली ए सिंगल होस्ट, दैट इज मोनोजेनेटिक लाइफ साइकिल। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, स्कैरिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो अब इसका अगर हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन, कैसे इन्फेक्ट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये हम लोग के, क्योंकि सिंगल बॉडी में हम लोग के ही बॉडी में इन्फेक्ट कर रहा है, तो कहाँ से आएगा, जाहिर सी बात है सॉइल्स वगैरह से ही आएगा। तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन पैरासाइट्स फाउंड इन मैन, ये मोस्ट कॉमनली हम लोग के बॉडी में पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा इन्फेक्ट कौन करेगा, तो चिल्ड्रेन, क्योंकि चिल्ड्रेन से ज़्यादातर सॉइल्स के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, मिट्टी, धूल मिट्टी के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, तो चिल्ड्रेन्स are invariably affected by it. Ascaris has a simple life cycle, man being only the host. हम लोग जैसा की बात किए कि only single host body या single host में ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, that is man. Egg pass out along with the fishes and get mixed with the soils. जैसे हम लोग फिशेस को, जैसे हम लोग स्टूल डिस्चार्ज करते हैं, तो वो एग कहाँ चला गया, सॉइल्स में चला गया, सॉइल्स के साथ मिक्सअप हुआ, फिर से वो वेजिटेबल्स के थ्रू हमारे घरों में आ जाएगा। अगर हम लोग खाएंगे तो फिर से हम लोग के बॉडी में, इंटेस्टाइन में रिसाइड्स करना शुरू कर जाएगा, और इस तरीके से हम लोग इन्फेक्ट कर जाएंगे। या फिर धूल मिट्टी में अगर खेल रहे हैं और अगर हैंड को या ये अपेंडेजेस को, हाथ पैर को अगर प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं करेंगे, प्रॉपरली नहीं धुलेंगे, तो उसके कारण भी हम लोग को बॉडी में इंटर कर जाएगा। तो द इन्फेक्शन कैन अकर्स बाय स्वेलिंग फूड्स और वेजिटेबल्स कंटामिनेटेड विथ सच सॉइल्स और बाय ईटिंग विथ डर्टी हैंड्स। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग बात करते हैं कि इसका सिम्टम्स क्या क्या है। ठीक है, इसका सिम्टम्स भी जानना जरूरी है। तो सिम्टम्स क्या है कि अब चूंकि ये एब्डोमेंस में रहते हैं, तो जाहिर सी बात है एब्डोमिनल पेन होगा। पैरासाइट्स कॉज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड कॉलिक पेन, कॉलिक पेन मीन्स इंटेस्टाइनल पेन्स। दे में ऑल्सो कॉज नोजिया, एब्डोमेन पेन एंड कफ। एंड इन सीवियर केसेस, सीवियर केसेस कहने का मतलब क्या बोल रहे हैं, इसके नंबर कितना से कितना वेरी कर रहा है, 50 to 5000। तो अगर इसको ऐसे समझिए कि मान ली कि ये कॉलन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, इसमें अगर एक रहेगा तो इतना ही स्पेस स्टोर करेगा, लेकिन अगर इसकी संख्या क्या बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, तो इस तरीके से अगर ये पूरा भर जाता है, तो जो खाली स्पेस बच जाएगा उसी के थ्रू फूड मूव करेगा, तो ये दिक्कत होना शुरू कर जाएगा। और अगर ये और भी इसकी संख्या बढ़ जाती है, तो ये पूरे ल्यूमेन को चॉक कर देगा, और चॉक कर देगा तब आपको सीवियर पेन होना शुरू करेगा। तब हम लोग इसको बाई सर्जरी के थ्रू हम लोग इसको रिमूव कर पाते हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि severe case, in severe cases the worm may block intestine and appendix. Since this worm irritates the mucous membrane of the host and prevents digestion of proteins, they may causes nervousness and convulsion. तो ज़्यादा जब हो जाएगा तो प्रोटीन्स वगैरह को भी डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो जाएगा। ठीक ठीक, इन केस दे ट्रेवल टू वाइल और पैनक्रेटिक डक्ट। अब वाइल डक्ट या पैनक्रेटिक डक्ट के पास पहुंच जाता है, तब क्या होगा, वाइल डक्ट सिक्रीट करता है वाइल जूस, पैनक्रेटिक डक्ट सिक्रीट करता है पैनक्रेटिक जूस, जो कि वो डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आपको डाइजेशन अगर वहाँ तक पहुँच गया, उसको ब्लॉक कर दिया, तो डाइजेस्टिव जो जूस है, बाइल जूस है, वो फूड मॉलिक्यूल्स के ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगे और डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसका क्योर एंड कंट्रोल क्या हो सकता है। तो क्योर एंड कंट्रोल, मेडिसिन कंट्रोल हो सकता है, प्रॉपरली आप फूड को कुक करिए, आप अपने हाथ को, गंदे हाथों को धुल कर क्लीन करके रखिए। ठीक, और मेडिसिन, तो मेडिसिन क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिन लाइक 10 ग्राम डोज ऑफ पिपरजिन फॉस्फेट विथ कैल्शियम सेनोसाइड्स नेमोसाइड्स are very effective medicine in this ascariasis disease. ओके, अब इसका और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, तो पर्सनल क्लीननेस होना चाहिए, वॉशिंग हैंड थॉरली बिफोर ईटिंग, प्रॉपरली कुक्ड फूड होना चाहिए,
अब ये क्या बोल रहे हैं कि अब हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, इसका सिंगल होस्ट बॉडी हम ही लोग हैं, मैंस है, तो हम लोग का जो फीसेस है, हम लोग का जो स्टूल डिस्चार्ज करते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, एक कन्फाइंड चैम्बर में होना चाहिए, कि ताकि वो सॉइल्स के साथ मिक्सअप ना हो। तो वो एग अगर आपके बॉडी में रहा तो वहीं एक जगह सेटल डाउन रहेगा, तो आपका जो आसपास के जो एरिया सॉइल्स में मिक्सअप नहीं होगा, तो आप क्लीन रह सकते हैं, आपका उसका इफेक्ट धीरे धीरे कमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन फेसेस सो दैट दे डू नॉट मिक्स विद द सोइल, एंड वॉशिंग ऑफ ऑल इडेबल्स बिफोर कंज्यूमिंग। जितना भी हम लोग खाने का सामान लाते हैं, सारे को प्रॉपरली वॉश करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द एस्कैरिस। Okay, so now we will discuss a more disease that is called the elephantiasis, या जिसको हम लोग बोलते हैं फाइलेरिया। और फाइलेरिया मतलब हाथी पांव, अगर हिंदी में बोला जाए तो हाथी पांव बोलते हैं। हाथी पांव क्यों बोलते हैं? तो इसमें जो लिम्स होता है, खास करके पैर होता है, वो हाथी की पैर की तरह मोटा हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग एलिफेंटेसिस या हाथी पांव बोलते हैं। तो चलिए उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए। ठीक है, So the disease caused by filarial worm is known as elephantiasis। ये elephantiasis फाइलेरिया वर्म के थ्रू होता है। और फाइलेरिया वर्म इसको कॉमनली तो हम लोग फाइलेरिया वर्म बोलते हैं, लेकिन इसका अगर बॉटनिकल, ये इसको जूलॉजिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम की बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड द बुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। So here it is written elephantiasis is caused by thread filarial worm, filaria means होता है thread, and its biological name is Bucheria bancrofti, which is only 2 to 4 इंचेस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब बात करते हैं कि ये रिसाइड्स कहाँ करता है, हमारे बॉडी में कहाँ पर रहता है जाकर। तो ये हमारे बॉडी में लिम्फेटिक ग्लैंड्स में जाकर रिसाइड्स करता है, रहता है। और जिसके कारण क्या होता है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स किसको बोलते हैं? जिसमें लिम्फ प्रेजेंट रहते हैं, मतलब लिम्फ को हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल मैन। और ये बनता कहाँ से लिम्फ? तो ब्लड से ही ऊज आउट, ब्लड कैपिलरी से जो भी चीज मटेरियल बाहर आ जाता है इन बिटवीन द सेल्स, यानी इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में अगर रिसाइड्स करता है, उसको उसके बीच में जो पड़े हुए रहते हैं मीडियम, उसको हम लोग लिम्फ बोलते हैं। तो उसी तरीके से लिम्फ आकर एक ग्लैंड बनाता है, एक ट्यूब बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक ग्लैंड, तो वहाँ पर ये प्रेजेंट रहते हैं। तो आने से क्या होगा कि वो इकट्ठा होना शुरू कर जाएगा, और इकट्ठा होने से जो पैर है, पाँव है, वो स्वेलन करना शुरू कर जाएगा और वो एलिफेंट की तरह लगेगा, इसलिए इसको हम लोग एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं क्या और बोलते हैं। जो द डिजीज हैज़ बीन नोन सिंस 6th सेंचुरी एडी, ये हम लोग बहुत पहले से देखते हुए आ रहे हैं। अब इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? क्या बोल रहे हैं कि द फीमेल वर्म डिस्चार्ज माइक्रोस्कोपिक लार्वा दैट इज कॉल्ड द माइक्रोफाइलरी इनटू द लिम्फ एंड ब्लड। क्या बोल रहे हैं कि जो फीमेल, जो फाइलेरियल वर्म है, वो फीमेल वर्म माइक्रोस्कोपिक अपना छोटा छोटा लार्वा डिस्चार्ज करता है, और उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोफाइलरी, और वो लिम्फ में और ब्लड में, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू में रहते हैं, तो वहाँ पर रिसाइड्स करता है। अब ये लार्वा जो है वो तब तक डेवलप नहीं होगा जब तक कि उसको फीमेल मॉस्किटो उसको कैप्चर कर ना कर ले, उसको इंजेक्ट ना कर ले अपने अंदर में। तो जब, वही बात यहाँ लिखा है कि दीज लार्वा डू नॉट डेवलप फर्दर अनलेस सक्ड बाय क्यूलेक्स स्पेसीज ऑफ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो का जो क्यूलेक्स स्पेसीज है, उसको जब आपके बॉडी के ऊपर डंक करेगा, तब वो लार्वा कहाँ पर आ जाएगा? मॉस्किटो के बॉडी में आ जाएगा। और मॉस्किटो में आने के बाद अब फिर वो, अगर आप ही को काटा या फिर दूसरे आदमी को काटा, तब वो लार्वा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो मॉस्किटो है वो क्या है? वेक्टर की तरह काम कर रहा है, एक कैरियर मॉलिक्यूल्स की तरह काम कर रहा है। तो यही बातें लिखा है कि दीज मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अ वेक्टर एंड ट्रांसफर द डेवलप्ड लार्वा बैक इनटू द स्किन ऑफ मैन। जब वो दोबारा काटेगा, तब वो लार्वा डेवलप होने के बाद उसके स्किन में आ जाएगा, और फिर स्किन में के थ्रू वो ट्रैवल करते हुए कहाँ चला जाएगा? लिम्फ ग्लैंड में चला जाएगा, जहाँ पर वो मैच्योर होगा।
ठीक है। और जब मैच्योर होगा तो लिम्फ वेसल्स को, लिम्फ ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने के बाद वहाँ पर ढेर सारा एक्यूमुलेट होना शुरू कर देगा कनेक्टिव पार्ट्स, और जिसके कारण स्वेल कर जाएगा। ये लिखा हुआ है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो अब इसकी बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या है। तो सिम्टम्स क्या है कि नॉर्मली अगर एक आध इन्फेक्शन या सिंगल इन्फेक्शन हुआ तब तो आपको कोई डरने की बात नहीं है, ठीक। लेकिन अगर वही बार बार अगर इन्फेक्शन होता है तब वो आपको डेंजरस होगा, ऑब्स्ट्रक्ट लिम्फ या ब्लड फ्लो को रोक देगा, ठीक है। तो वही बातें लिखा है यहाँ कि सिंगल इन्फेक्शन में नॉट बी डेंजरस बट रिपीटेड इन्फेक्शन ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ लिम्फ। क्या बोल रहा है कि जो बार बार इसके अगर अटैक होगा, बार बार अगर आपको मच्छर काटता है तो वो जो लार्वा है वो आपके लिम्फ तक चला जाएगा, ब्लड तक चला जाएगा और लिम्फ वेसल्स को फ्लो होने से रोक देगा। और रोक देगा तो उसका कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एक्सेसिव वहाँ ब्लॉक होना शुरू कर जाएगा, एक्सेसिव ग्रोथ होगा और जिसके कारण स्वेल कर जाएगा। तो इट कॉजेज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। After that, it also causes enlargement of certain parts like legs and arms. Legs may become so swollen that resembles to an elephant, hence the name elephantiasis for this disease is given. ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका क्योर क्या हो सकता है, इसका प्रिवेंशन क्या हो सकता है, तो प्रिवेंशन यही हो सकता है कि मॉस्किटो को पनपने ही ना दे, मॉस्किटो को मार दे, तो वो वेक्टर्स की तरह या कैरियर की तरह काम कर रहा है, वो रुक जाएगा। और रुक जाएगा तो आगे प्रोपोगेट नहीं होगा, आगे डिजीज़ नहीं जाएगा। और दूसरी बात कि हम लोग मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन जो है मिथाइल कार्बामाइजाइन है, वो माइक्रोफाइलेरी जो फीमेल टेप वर्म है, फीमेल फाइलेरियल वर्म है, वो जो लार्वा प्रोड्यूस कर रही है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो चलिए बात करते हैं क्योर एंड प्रिवेंशन। द ड्रग्स लाइक मिथाइल carbamazine destroy the microfilary to restrict further infection. Like malaria, eradication of vector that is Culex species को, जब मॉस्किटो है कुलेक्स स्पेसीज, उसको अगर डिस्कार्ड कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए, उसको रोक दिया जाए तो वो आगे नहीं बढ़ने देगा और इस तरीके से ये प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग देखें कि पैरासाइट्स के थ्रू भी इन्फेक्शन हो सकता है, वर्म के थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है, डिजीज़ क्रिएट हो सकता है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो डिजीज़ के बारे में दिया गया है, जैसे कि आजकल चल रहा है कोरोना, और कोरोना को हम लोग क्या बोलते हैं, पैंडेमिक डिजीज़। तो ये जो पैंडेमिक टर्म है उसी तरीके से और भी टर्म्स दिए गए, दैट इज़ कॉल्ड द स्पोरेडिक, दैट इज़ एंडेमिक, दैट इज़ एपिडेमिक। तो उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ टर्म्स डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।